YouTube channel Physics Science, in which we study about Gauss law and its application. Now, our next topic is derivation of Gauss law from Coulomb's law. What is Gauss law? Gauss law is the define the flux outgoing from a surface which is equal to the ratio of charge enclosed by the surface and epsilon naught. मतलब कि किसी बंद पृष्ठ में अगर विद्युत फ्लक्स का मान उसमें परिबद्ध आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट का अनुपात के बराबर होता है. ठीक है. अब हमें इस कूलॉम्स लॉ से इस गॉस लॉ तक पहुंचना है, मतलब इस गॉस लॉ को कूलॉम लॉ से डिराइव करना है. तो हम सभी को पता है व्हाट इज द कूलॉम लॉ, F(q1 q2 अपॉन r²). लेकिन हम स्टार्ट वहां से नहीं करेंगे क्योंकि गॉस लॉ में हम क्या देख रहे हैं टर्म फ्लक्स. ओके. और फ्लक्स किससे रिलेटेड होता है? फ्लक्स इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र क्या होता है? kq अपॉन r². इस फॉर्मूले से हमें यहाँ पर पहुंचना है. ठीक है. और कहाँ से स्टार्ट करना है? कूलॉम्स लॉ से, इन विच फोर्स जिसको हम कहते हैं कूलॉम फोर्स उसे हम निकालते हैं और इस कूलॉम फोर्स से फिर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र. इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? kq अपॉन r² और इस फोर्स का मान होता है kq1 q2 अपॉन या q0 q2 अपॉन r². ओके. तो हम स्टार्ट करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड से और पहुंचेंगे कहाँ पर? यहाँ पर. फाई इज इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और एक और फॉर्मूला क्या था इसी को हमने जब कंप्लीट किया था, E डॉट डी एस, क्योंकि फाई की जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन E डॉट डी एस. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं. ठीक है. एक चार्ज Q है वो किसी O पॉइंट पर है. एक चार्ज Q है जो किसी O पॉइंट पर रखा हुआ. अब इस चार्ज से हमें कोई सा भी, क्योंकि हम कहते हैं जो गाउसियन सरफेस होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, तो हमने किसी भी शेप का एक गाउसियन सरफेस ले लिया. ये है हमारा गाउसियन सरफेस जिसे हम कहते हैं गाउसियन पृष्ठ, है ना. और गाउसियन सरफेस के इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे. ठीक है. r डिस्टेंस पे हमने यहाँ पर कोई भी एरिया लिया है, क्योंकि हम जब गॉस लॉ की बात करते हैं तो हमें एक एरिया चाहिए होता है, एरिया एलिमेंट फॉर द फ्लक्स. सो ds, इस ds एरिया के लिए हमें, जैसे ये ds की ये अगर एरिया एलिमेंट हमने यहाँ लिया तो इसकी परपेंडिकुलर ds इधर होगा. ठीक है. और यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? E जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में होगा विच इज एट एंगल फ्रॉम दिस एरिया एलिमेंट. ओके. तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज. तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q. ओके. तो इसको कैसे समझेंगे? क्या फॉर्मूला था E का हमारे पास? रिमेंबर द फॉर्मूला. E इज इक्वल्स टू kq अपॉन r². ओके. अब हमारे पास जब हम गॉस लॉ तक जाना चाहते हैं तो फ्लक्स की बात करेंगे. तो व्हाट इज फ्लक्स? अगर हम इस एरिया एलिमेंट की बात करें तो फ्लक्स फॉर एरिया, फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं फाई इज इक्वल्स टू, और अगर हम स्मॉल एलिमेंट ds की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds. ओके. E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड S इज द एरिया वेक्टर. ओके. तो वैल्यू क्या हो जाएगी? E ds cos थीटा. ओके. अब यहाँ पर हम Q की वैल्यू पुट कर देंगे, E की वैल्यू E इज इक्वल्स टू kq अपॉन r² ds cos थीटा इज इक्वल्स टू kq और ds cos थीटा के अपॉन में r². अब हमने इसको अलग क्यों लिखा? इसका भी एक रीजन है. पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि ds cos थीटा क्या है. जब हम एक
किसी भी वेक्टर को जो भी किसी एंगल थीटा पर है, ओके, किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना, ds कितना एंगल बना रहा है यहाँ से x एक्सिस से थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ds cos थीटा। तो ds cos थीटा इज एलिमेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, ओके। जहाँ और अगर इसकी वैल्यू निकाले तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा ds cos थीटा, ये हो जाएगा देखो एंगल बन रहा है इस तरह, तो ये बेस हो गया, इसकी वैल्यू की ds cos थीटा, तो हमने इसकी वैल्यू बनाई। अब हम इस ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर को कंपेयर करेंगे हमारे सॉलिड एंगल से। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने एक सॉलिड एंगल पढ़ा था, अगर हम इसे ऐसे कंप्लीट करें इस एरिया को तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सॉलिड एंगल डी ओमेगा। ये कौन सी क्या है, सॉलिड एंगल। अगर आपको याद हो आपने 11th क्लास में पढ़े थे टू टाइप्स ऑफ द एंगल, रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन इज अ 2D एंगल, ओके, व्हिच वी शोज बाय थीटा, ओके, और स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल मेक इन द लाइक, अगर कोई स्फीयर है ना, 3D में जो कॉन बनता है, एक तो घन कॉन पढ़ा था हमने और एक रेडियन पढ़ा था। तो रेडियन तो किसी पृष्ठ पर बनने वाला जो कॉन है वो है, और अगर स्टेरेडियन क्या था, जो पूरा हमने एक गोला ले लिया उसके सेंटर पे से बनने वाला कॉन। और हम अगर सिंपल जो एंगल की डेफिनेशन क्या लिखते हैं, कॉन बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि ये आर्क की भी जो आर्क को भी हम लेंथ में मेजर करते हैं और रेडियस को भी लेंथ में मेजर करते हैं, इसका मतलब इन दोनों की जो डायमेंशन होती है वो एक जैसी होगी। सिमिलरली जब हम डी ओमेगा से जब डिनोट करते हैं, इसको ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इस वाले हो गए ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ये शो करता है हमारे सॉलिड एंगल को, और इसकी वैल्यू होती थी एरिया अपॉन लेंथ का स्क्वायर। यहाँ लेंथ कितनी है आर, तो अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो ये होता था आपका सॉलिड एंगल एरिया अपॉन लेंथ स्क्वायर। तो अब ds cos थीटा क्या हो गया हमारे पास, एरिया, और ये क्या हो गया हमारे पास, रेडियस का स्क्वायर, है ना। तो ये पूरा मिल गया हमारे पास क्या हो गया, सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ओके। अब इसी में चीज में अगर हम फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो फाई इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई व्हिच विल बी इक्वल टू के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू डी ओमेगा, एंड के क्यू इज व्हाट, कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और डी ओमेगा को इंटीग्रेट कर लेंगे। अब आप देखिए, जब अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो यहाँ टोटल एंगल कितना डिग्री का बनता है, 180, दैट मीन्स पाई। और अगर इधर बात करें पूरा, अगर यहाँ से चले तो पूरा एंगल बनता है 2 पाई का। सिमिलरली जब हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं कि कोई एक स्फीयर है तो उस पर जो टोटल एंगल बनता है स्फीयर के लिए, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई। दैट मीन्स ये डी ओमेगा जब इंटीग्रेट कर रहे हो आप डी ओमेगा को, दैट मीन्स द होल एंगल मेड बाय दिस पॉइंट इज 4 पाई। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी के क्यू मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई, ओके। अब इस के क्यू की वैल्यू रख देंगे। के की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई। 4 पाई इज कंसिडर्ड बाय 4 पाई एंड वी विल गेट phi is equals to q upon epsilon naught which is equivalent to the Gauss law। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, कूलम्ब्स लॉ से, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से, और यहाँ हम वैल्यू रखते हुए चले तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, phi is equals to के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। यहाँ दो चीजें थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगा होगा कि हमने ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर को सॉलिड एंगल लिखा है, जो कि आपने लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now the next topic is electric field intensity by a point charge। ये वाला टॉपिक हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी किया था, लेकिन इसमें क्या चेंजेस है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे, लेकिन बाय गॉस लॉ, है ना। अब हमें गॉस लॉ का यूज करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रखना है, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या था, phi is equals to E dot ds and E ds cos theta। अब यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है जो कि Q है और O पर रखा हुआ है, और इस पॉइंट चार्ज से यहाँ R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है
ठीक है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। गॉस लॉ की क्या कंडीशन होती है कि सबसे पहले हमें चाहिए होगा क्लोज्ड सरफेस, है ना, जिसे हम कहते हैं गाउसियन सरफेस। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सर्कल बना लेंगे, ठीक है, जो कि सर्कल नहीं स्फेरिकल सरफेस हमने लिया है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ हमने लिया, यहाँ हमारा जो एलिमेंट लिया हमने ले लिया ds, दिस इज एरिया एलिमेंट, है ना, क्षेत्रफल सदिश ले लिया यहाँ पे ds, और यहाँ पर हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें E कैलकुलेट करनी है। ओके, और डिस्टेंस r है। सिंपल हमारा फॉर्मूला वैसे क्या आता है, KQ/r², वही हमें यहाँ से डिराइव करना है। कैसे निकालेंगे, फ्लक्स अगर हम निकालना चाहें तो E ds cos थीटा। अब यहाँ हम देखेंगे कि E ds है और E और ds E की डायरेक्शन भी इधर ही है, और ds क्या होता है, जो भी हम एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से परपेंडिकुलर इधर होगी। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन E एंड ds इज 0 डिग्री, सो cos थीटा इज 0 डिग्री। और अगर cos थीटा 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो cos थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, तो एक चीज तो हो गई, तो हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आ गई अभी, फाई इज इक्वल टू E ds। ds अगर हमने कोई एरिया लिया है ना, तो अगर इस एरिया के लिए ds इतना सा एरिया के लिए है, तो अगर हम पूरा सर्कल ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना, तो स्फीयर के लिए ds की वैल्यू कितनी होगी, तो एक मिनट सॉरी इंटीग्रेशन है ना, तो ये हो जाएगा E तो पूरे के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि जितना भी आप सरफेस ले रहे हो वो सब तरफ डिस्टेंस आ रही है, चार्ज क्यू ही है, और जितने भी एरिया एलिमेंट ले रहे हो वो सब क्या ले रहे हैं, इसकी सर्कल की, ये जो स्फीयर लिया है इसकी सर्कमफेरेंस ले रहे हैं, तो ये जो ds के कारण सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा, इसलिए ये कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा तो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे E ds। अच्छा, ds कितना होगा, एरिया के बराबर होगा, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, AE इज इक्वल टू 4 पाई r²। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना हो, तो E कैलकुलेट करना हो। अब हमारे पास Q की वैल्यू क्या होती है, फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई बाय द गॉस लॉ, हम वहां से ले आएंगे फाई की वैल्यू, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ये भी फाई है, ये भी फाई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड आपको इजीली पता चल ही रहा है कि दोनों इक्वेशन में क्या करना है, इक्वेट करना है, एंड E 4 पाई r² will be equal to Q/ε0, and E is equals to Q/4 pi ε0 r², और 1/4 pi ε0 is K Q/r², और यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट चैप्टर में। तो सेम है, बट स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, गॉस लॉ से, विच इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0 और फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। Our next topic is electric field intensity due to an infinitely line charge। मतलब एक अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत रेखीय आवेश का मतलब हो गया इनफाइनाइटली कोई एक सीधा एक वायर है, और उस वायर के लिए हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो जैसे इनफाइनाइटली हमने एक वायर लिया है, ये चार्ज है, ठीक है, और ये पॉजिटिव मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज। इस लाइन चार्ज के कारण इसके सेंटर O से एक r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, और वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो अगर ये लाइन चार्ज है, तो हमने कल एक डेरिवेशन किया था वीडियो में कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व मतलब एकांक लंबाई के लिए आवेश, है ना, चार्ज फॉर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। ओके, इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमने जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया है, इसका हमने एक पोर्शन लिया है जिसकी लेंथ कितनी है, L। ओके, तो यहाँ पर हमने अगर दो पार्ट लिए हैं, ये DL हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है, इसके कारण यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम देखेंगे। तो अगर हम मिड पॉइंट से किसी पॉइंट P की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी हमने DL सेगमेंट लिया है, और यहाँ पर भी हमने एक DL सेगमेंट लिया, दोनों साइड पे। ओके, क्योंकि चार्ज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है,
इन दोनों के कारण ही यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और दोनों सेम है और सेम डिस्टेंस पे, इसलिए हमें दो दो को पेयर में कंसीडर करना होगा। ओके, डायलन डायलन और यहाँ पे तो जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है तो इसके लिए हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये सेकेंड वाला है इसके लिए हो जाएगा E2। ये वाली कंडीशन हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी देखी थी। जब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब उनका मैग्नीट्यूड लगभग सेम होता है और डायरेक्शन अलग अलग होती है ना, या फिर कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होती है, किसी ना किसी एंगल पर जब हम होते हैं तो हम इससे क्या करते हैं, रिजोल्यूट करते हैं इन बोथ डायरेक्शन। तो जो परपेंडिकुलर वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। तो हम ये देखेंगे कि जितने भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे, है ना, ये तो हमने सिर्फ दो लिए हैं, इसी तरीके से और भी होंगे। तो जितने भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होंगे ये वाले, वो एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। E साइन थीटा विल बी इक्वल टू E2 साइन थीटा, है ना। और इक्वल होने के साथ साथ क्या होगा इन दोनों में, डायरेक्शन अपोजिट होगी, और अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर ये कैंसिल आउट कर देंगे, इसका मतलब जितने भी पैरेलल वाले कंपोनेंट्स हैं, ये इसके पैरेलल हो गया, ये हमारा लाइन चार्ज इसके पैरेलल, जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारे, सबके कारण जितने भी कंपोनेंट है वो सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर बचेगा क्या, बचेंगे सारे जो भी इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना। तो जो इस वाली डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट है, समझ रहे ना, तो E1 cos थीटा, मतलब जैसे टोटल E निकालना चाहे तो E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E3 cos थीटा प्लस E4 cos थीटा, और इसी तरीके से आगे भी सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, सारे ऐड हो जाएंगे, है ना। तो इन सब के लिए हम कंसीडर करते हैं अब गाउस लॉ की गाउसियन सरफेस को, मतलब गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। और वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए, इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर एक लाइन चार्ज है तो इसको कवर क्या करेगा, एक सिलेंडर कवर कर सकता है, तो हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं। ओके, तो इन सबको हटाते हैं। यहाँ तक हमने ये सब क्यों लिया, आपको समझ में आ ही गया होगा। Because of all the perpendicular components are causes the electric field at any point for the infinitely line charge। एक अनंत रेखीय आवेश के लिए कौन सा वाला कंपोनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, जो लंबवत, और लंबवत कंपोनेंट में इसको अगर एक लाइन चार्ज को कवर अप करना है ना, ढकना है, तो सबसे अच्छा शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप। ओके, दिस इज ए सिलेंड्रिकल शेप। ये हमारा जो सिलेंडर मैंने जो बनाया है, ये क्या कर रहा है, उस लाइन चार्ज को कवर कर रहा है, साथ ही साथ, है ना। हम जरूरी नहीं बहुत बड़ा ले, बहुत छोटा भी ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ इसके सारे कंपोनेंट्स इसके थ्रू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारा ये जो शेप होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, किसी भी शेप का गाउसियन सरफेस हो सकता है, तो दिस इज आवर गाउसियन सरफेस, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं इसको। ये जो हमने सिलेंडर बनाया है, बेलन जो बनाया है, वो हमारा कहलाता है गाउसियन सरफेस। ओके, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला तो वही है, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा। अब इस सिलेंडर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट ये, सेकेंड वाला पार्ट ये, और थर्ड वाला पार्ट ये। थर्ड वाला पार्ट ये अंदर वाला नहीं, जो कवर कर रहा है उसको, जो सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, वो है ना। तो ये कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पर अगर हम एलिमेंट ले तो वो किस तरफ होगा, है ना, क्योंकि ds एलिमेंट क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इस सरफेस के लिए ds एलिमेंट ले तो वो भी इस सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, और इस सरफेस के लिए तो वो भी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। अब देखो, ये हो गया ds1, ये ds3 और ये ds2, ये तीन हमने सरफेसेस ले लिए। इन तीनों ही सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएंगे उस पर डिपेंड करेगी हमारी वैल्यू। अगर एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री है तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी EDS, और अगर एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री है, बिकॉज cos 90 इज 0, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम लेकर चलते हैं।
ठीक है। तो अब अगर ई डी एस कॉस थीटा, हमें सारे ई डी एस को ऐड करना है, तो हम क्या लेके चलेंगे, ई डी एस वन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ई डी एस टू कॉस थीटा प्लस ई डी एस थ्री कॉस थीटा। ओके, अब ये ई के साथ क्या डायरेक्शन बना लें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज हियर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर ई एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का और यहाँ एंगल बन रहा है 0 डिग्री का। अब आप देखिए बताइए, जहाँ जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दैट मीन्स उनकी वैल्यू कैसे हो जाएगी 0, और जहाँ 1 वैल्यू बन रही है 0 डिग्री की उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी S1 सरफेस के लिए, S1 कौन सा है, ये वाला, तो हम यहाँ लिख देते हैं ई डी एस वन कॉस 90 मल्टीप्लाइड बाय 0, या पहले कॉस 90 लिख देते हैं, ओके, कॉस 90 प्लस S2 ऑल्सो ई डी एस टू कॉस 90 प्लस S3 ई डी एस थ्री कॉस 0। इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया 90 के लिए 0 हो रही है। तो फाइनली बचा हमारे पास ई डी एस पी कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस हो गया, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल्स टू डी एस। अब इंटीग्रेशन डी एस का क्या होगा, पहले हमारे पास जो सारे डी एस को जब ऐड किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी उसकी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस के लिए थी, है ना, स्फेरिकल सरफेस के लिए। यहाँ पर ds की वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरा कर्व सरफेस जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से होता है बेलन का वो वाला, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 पाई आर एल, तो हम यहाँ लिख देंगे e इंटू 2 पाई आर एल, है ना, कर्व सरफेस हो गया, एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यहाँ लिख सकते हैं ये रेडियस होगी इसकी r, और L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो कि हमने कंसीडर किया। ओके, अब ये होगी हमारे पास एक इक्वेशन। सेकेंड हमें चाहिए फाई की वैल्यू, फाई इज इक्वल्स टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हम यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, और L लेंथ के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा L, है ना, वैल्यू की हो जाएगी लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी E इंटू 2 पाई आर एल लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों फाई की वैल्यूज हैं, इक्वल रख देंगे, यहाँ लिखेंगे लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L इज कैंसिल्ड बाय L, E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब k की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ रहा है हमारे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम अगर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी करते और डिवाइड भी करते तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, और 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, 2 k लैम्डा अपॉन r। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो रहा है, यहाँ पे r के बराबर हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r because k is a constant and lambda is also a constant। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, और यहाँ तक हम अच्छे से इसको पढ़ना समझना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।